दुनिया का कोई भी माता पिता हो, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए वह दिन रात मेहनत भी करता है और उसी मेहनत के तहत अपने बच्चों को शिक्षा देने की पूरी भरपूर कोशिश करता है। लेकिन बच्चे जब अपनी जवानी की दहलीज पर पहुंचते हैं तो वह अपना फैसला खुद लेना शुरू कर देते हैं और खुद फैसले लेने की वजह से ऐसा फैसला ले लेते हैं जिसकी वजह से उनका पूरा का पूरा परिवार भी एक मुसीबत में पड़ जाता है। आज के घटना में सेम ऐसा ही हुआ जिसकी वजह से ना सिर्फ एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया छोड़ के चला जाता है, बल्कि उसी के पीछे ही कई लोग जेल के सलाखों के पीछे भी पहुंच जाते हैं। आज के घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस स्टडी बात चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है मुरादाबाद, और ठीक उसी का एक थाना पड़ता है एटा थाना, और ठीक उसी के पास एक गांव पड़ता है नागलाचूड़। वहीं के रहने वाले होते हैं सोनेलाल, उनकी पत्नी होती है रोना देवी। उनके टोटल 3 बेटे होते हैं और 2 बेटियां होते हैं, जिसमें बड़े लड़के का नाम होता है गोपाल, और जो सबसे छोटा लड़का होता है जिसका नाम होता है, सबसे बड़े लड़के का नाम होता है गोपाल, और जो दूसरे नंबर का लड़का होता है उसका नाम होता है कुलदीप, और सबसे छोटा जो होता है उसका नाम होता है संजीव। गोपाल एक शादीशुदा था जिसकी पत्नी का नाम होता है सरला। सरला के भी 2 बच्चे थे, एक बेटा था एक बेटी था, और साथ में जो होता है मौके पर संजीव भी शादीशुदा था। उसकी पत्नी का नाम होता है गायत्री, जिसकी उम्र होती है 24 साल, और संजीव की उम्र होती है लगभग वही 27 साल के आसपास बीच। अब मैं बात कर रहा हूँ उसी जो होता है सोनेलाल जी का। सोनेलाल जो होते हैं अपने इलाके में रहकर अपने ही बलबूते पर उनका खेती होता था, उसी खेती को करते भी थे काफ़ी अच्छे तरीके से। उनमें जो होता है काफ़ी फसलें उगाते थे, उन्हीं फसलों को उगाकर मार्केट में ले जाकर अच्छे दामों में बेचते थे, और उसी की वजह से उनका घर का जो परिवार का जो खर्चा होता था बड़े आराम से चलता था। लेकिन बड़का लड़का जो होता है वह गोपाल अपनी पत्नी के साथ जाकर कभी कभी पंजाब भी चला जाया करता था साथ लेकर, वहीं पर अपना जो होता है नौकरी भी किया करता था। इनके घर का जो परिवार को जो खर्चा होता काफ़ी ऐसे चलता था। लेकिन कुलदीप जो होता है, कुलदीप काफ़ी थोड़ा बीमारी के चलते जो होता है अपने पिता के साथ अपने घर गृहस्थी में बच गया था, खेतों में भी काम करता था, और साथ में जो होता है वह मौके पर उसी समय संजीव भी अपने पिता के साथ खेत में काम करता है। संजीव की जो पत्नी होती है गायत्री की शादी लगभग 8 से 1.5 साल पहले हुआ था, लेकिन अभी तक संजीव और गायत्री के बीच में कोई बच्चे की प्राप्ति नहीं हुई, जिससे कई बार संजीव और गायत्री अपनी पत्नी को दिखाने के लिए इधर उधर दौड़ते रहे। और तब मैं बात कर रहा हूँ 13 मई 2018 का दिन होता है। संजीव अपनी पत्नी जो होती है गायत्री को लेकर एटा के एक डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए निकल पड़ता है। सुबह सुबह निकलता है, लेकिन शाम हो जाता है। इसके बाद दोबारा घर वापस कभी लौट के नहीं आता है। अब संजीव के पिता जो होते हैं सोनेलाल काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। वो अपनी पत्नी से बोलने लगते हैं, ये संजीव आखिर में तुमसे कुछ बता के गया था? कहने लगती है, नहीं, हमें कुछ से बोल के नहीं गए। अब इसी वजह से अपने बड़े बेटे गोपाल से बोलते हैं। गोपाल जो होता है तुरंत ही अपने भाई जो होता है संजीव के पास कॉल करता है। पता चलता है संजीव का मोबाइल नंबर जो होता है वह स्विच ऑफ बता रहा है। जैसे यह पता लगता है तुरंत ही घर वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। परेशान होने की वजह से संजीव की जो पत्नी होती है गायत्री के ही मायके वालों के पास फ़ोन करते हैं, लेकिन मायके वाले भी मना कर जाते हैं, ना संजीव ना गायत्री हमारे पास आए। इनकी जो होती है चिंता बढ़ना शुरू हो जाती है। चिंता इतना बढ़ जाती है कि आसपास में खोजबीन करते हैं, लेकिन कहीं पर किसी का आता पता नहीं चलता है। न चलने वाले से सुबह का टाइम हो जाता है। 14 मई 2018 का दिन होता है। अपने नज़दीकी पुलिस थाने जो होता है एटा में पहुंचते हैं। वहां के थाना प्रभारी होते हैं जितेंद्र कुमार भदौरिया। उन्हें सामने पहुंचकर जो है अपनी बेटा और साथ में बहू जो होती है गायत्री के बारे में गुमशुदा का मुकदमा दर्ज करवाते हैं। साथ में जितेंद्र कुमार भदौरिया को जो होता है संजीव का मोबाइल नंबर और साथ में बेटे और बहू का फ़ोटो दे देते हैं, ताकि उनके जल्द से जल्द पता चल सके। जितेंद्र कुमार भदौरिया उनको बोल देते हैं, ठीक है आप चले जाइए, हम आपके बेटे को जल्द से जल्द ढूंढ के आपके हवाले कर देंगे। इधर जो होती है पुलिस, अब जितेंद्र के जो होती है टीम होती है, वह टीम पूरी तरह से संजीव और साथ में गायत्री की तलाशी करना शुरू कर देती है, और करने भी लगती है। काफ़ी कड़ी मेहनत करती है।
मेहनत करने के बाद भी जब सफलता नहीं मिलता तो खबरी लगाती है। खबरियों के द्वारा पता चलना चाहती है कि आखिर गांव में क्या कोई इनके साथ कोई दुश्मनी है। हो सकता है कोई इन दोनों को किडनैप कर लिया हो, लेकिन गांव में भी कोई सूचना नहीं मिलता है। तभी 18 मई 2018 का वह दिन आता है। उसी समय जो होता है कुरीना के ही दौलतपुर और रिजौर का जो मोड़ पड़ता है, उसी मोड़ के पास एक जैन फार्म हाउस पड़ता है। उसी फार्म हाउस के पास एक खेती पड़ा होता है। खेती में जो होता है सुबह सुबह कुछ लोग जा रहे होते हैं, तो उनकी नज़र जो था उसी खेती में पड़ती है। तो देखते हैं वहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। उसकी उम्र लगभग वही 26 से 27 साल के बीच था और खून से पूरी तरह से लथपथ अवस्था में था। उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा जो होता है उसी समय जो होता है एटा के पुलिस थाने जो होता है फ़ोन कर दिया जाता है और जितेंद्र कुमार भदौरिया जैसी खबर पाते हैं तो अपने दल बल टीम के साथ जो होता है उसी जैन फार्म हाउस में पहुंचते हैं। पहुंचते ही देखते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा हुआ। उस भीड़ को हटाते हैं। हटाने के बाद उस भीड़ के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उस व्यक्ति के गले पर काफ़ी तेज़दार हथियार से वार किया है, जिसकी वजह से ब्लड बहने की उसकी मौत हो गई थी। पुलिस काफ़ी जो थी तलाशी लेती, इधर उधर पता करती है, क्या कोई साक्ष्य मिलता है। तभी मौके पर फोरेंसिक टीम भी पहुंच जाती है। फोरेंसिक टीम साक्ष्य उठाना शुरू करती है। तभी बगल में कुछ दूरी पर चलकर लगभग 10 कदम की दूरी पर एक झाड़ी होता है, वहीं पर एक मोबाइल पड़ा होता है। पुलिस उस मोबाइल को अपने कब्जे में लेती है और तुरंत ही उसमें जो होता है छानबीन करना शुरू कर देती है। जो लास्ट नंबर डायल किया गया था उसी नंबर पर डायल करती है। तो जैसे ही डायल करने वाला जो व्यक्ति होता है फ़ोन उसको रिसीव करता है, वह बोलने लगता है कि बेटा रंजीत, इस समय तुम कहाँ रह गए। पुलिस कहने लगती है कि साहब हम रंजीत नहीं बोल रहे हैं, हम यहाँ के थाना प्रभारी बोल रहे हैं। तो वह कहने लग जाते हैं कि हमारा बेटा तो काम के लिए गया था, आपके पास या फ़ोन कैसे लगा। और तुरंत बाद बोल देते हैं कि एक बार आप जो होता है जैन फार्म हाउस पे आ जाइए। उनके परिवार वाले खबर पाते हैं, भागते भागते वहाँ पर आते हैं। बॉडी का जो होता है जैसे शिनाख्त करना चाहते हैं तो देखते हैं कि वह बॉडी जो होता है रंजीत का नहीं है। पुलिस को यहाँ विश्वास हो जाता है कि रंजीत का नहीं तो यह किसका है। इसी बिना अब उसी समय पुलिस जो होती है पुलिस उस मोबाइल का पूरा कॉल डिटेल देखती है और जब कॉल डिटेल देखती है तो पता चलता है कि उस मोबाइल का जो होता है लास्ट बात जो होता है एक लड़की से हुआ था, जिसका नाम होता है गायत्री। और लगता है गायत्री नाम के लास्ट बात हुआ था। पुलिस को पूरा जो विश्वास होता है वह जाकर यानी कि 14 मई 2018 को गुमशुदा मुकदमा जो दर्ज किया गया था संजीव और गायत्री के बारे में, पुलिस को विश्वास हो गया वही गायत्री है। पुलिस तुरंत ही अब उसी समय जो था संजीव के घर परिवार वालों को सूचना देती है और पोस्टमार्टम के लिए बॉडी जो था मोर्चरी में रखवा दिया गया था। मोर्चरी में ही वहाँ जो होते हैं संजीव को जो पिता होते हैं सोनेलाल और साथ में उसके जो थे भाई और साथ में उसकी माँ भी वहाँ पहुँचती है। मोर्चरी में पहुँचते ही वहाँ पर डेड बॉडी देखकर वहीं पर दहाड़े मारकर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। चीखने चिल्लाने की वजह से जो होती है पुलिस काफ़ी सहम से जाती है। वह समझ जाती है कि ज़रूर इनका ही बेटा है। अब पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए जो होता है पोस्टमार्टम का रिपोर्ट का इंतज़ार करती है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी जल्द से आ जाता है। उसमें यह काफ़ी चौंकाने वाला पता चल जाता है कि पहले तो संजीव को जो होता है नींद की काफ़ी सारी गोलियां खिलाई गई, जिसकी वजह से फिर इनके साथ काफ़ी कर्म किया गया, जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई है। और इसी बात को जैसे ही सोनेलाल सुनते सोनेलाल दंग से रह जाते हैं। वह सारा का सारा जो शंका होता है वह तुरंत ही अपनी बहू गायत्री के ऊपर मर देते हैं। कहने लगते हैं कि साहब हमारी बहू गायत्री और हमारे बेटे संजीव के बीच न जाने किसी बात को लेकर आए दिन झगड़े तकरार होना शुरू हो गए थे। हमें नहीं पता या किस लिए थे, लेकिन पुलिस को जो मोबाइल मिले थे रंजीत का उसी का पूरा कॉल डिटेल देखती है। तो देखती है तो पता चल जाता है गायत्री का और साथ में जो होता है रंजीत का आए दिन लगभग घंटों बात हुआ करते थे और घटना वाली रात भी इनका लास्ट बात हुआ था। अब पुलिस जो होती है आप तुरंत ही जो शंका होता वहाँ जाकर रंजीत और गायत्री को ऊपर टेक जाता है, क्योंकि इन दोनों का प्रेम संबंध का मामला था। पुलिस इसलिए जो होती है अब फोरेंसिक टीम को जो होती है अब पुलिस जो होती है उस समय खबरी भी लगा देती है और खबरियों के द्वारा जो होता है रंजीत और गायत्री की तलाशी करना शुरू कर देती है। काफ़ी जो होती कड़ी मेहनत करती है। तभी 19 मई 2018 का दिन होता है और पता चलता है कि एटा के ही बस स्टैंड के पास वह दोनों खड़े हुए हैं और पुलिस जैसे ही सुराग पाती है तो अपनी जाल बिछाती है। जाल बिछाते ही गायत्री और साथ में रंजीत को अपने कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद उनको थाने ले आती है और साथ में उनके साथ जब काफ़ी कड़ाई के साथ वही जो होता है कॉल डिटेल और वही जो होता है साथ में कुछ साथ जुटा के जो जुटाई थी वह दिखाने लगती है। तो उसी समय गायत्री और जो होता है रंजीत पुलिस के सामने टूट जाते हैं और जल्द से जल्द बिना किसी थोड़े से दबाव के भी अपना जुल्म कबूल कर लेते हैं। पुलिस के सामने जो होती है
गायत्री बताने लग जाती है। इसमें जो होता है मुरादाबाद के ही रिजौर इलाका पड़ता है। वहीं के रहने वाले होते हैं राम बाबू साक्य। उनकी टोटल 2 बेटियां होती हैं और 1 बेटा होता है। जो बड़ी बेटी होती है वह यही होती है गायत्री, जिसकी उम्र होती है उस समय 20 साल के आसपास। और जो होते हैं राम बाबू अपने इलाके में जाकर अपनी खेती के बलबूते पर सब्जियां बेचा करते थे। लड़के का नाम होता है टिट्टू। टिट्टू जो होता अपने पिता के साथ खेती गृहस्थी में काम भी बढ़ाता था और खेती की वजह से ले जाकर वह भी साथ वहीं पर सब्जियां बेचता रहता था। इनका जो था घर का जो खर्चा था उसी खेती और सब्ज़ी बेचने की वजह से चलना शुरू हो जाता है और चलने भी लगता है, समय बीतने लगता है। गायत्री जो होती है पढ़ने भी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद अपने माँ के साथ जो होता है राजश्री के साथ घर में हाड़ बताना शुरू कर देती है और करने भी लगती है। तभी उनके ही कुछ दूरी पर रहने वाले होते हैं वह होते हैं किशन लाल। किशन लाल के टोटल 4 बेटे होते हैं, जिसमें 3 बेटे जो होते हैं उनकी पढ़ाई तो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन जो छोटा बेटा होता है रंजीत वह पढ़ने में एकदम लीचर था। उसका पढ़ने का मन नहीं भी करता था, लेकिन वह जो होता है 24 साल की उम्र में भी काफ़ी कुछ कमा चुका होता है। अपने दोस्तों के साथ इधर उधर जाकर रंगलीलियाँ भी करता, हंसता खेलता रहता, लेकिन अपने पिता के साथ खेती में टाइम नहीं देता, जिसकी वजह से किशन लाल अपने बेटे से काफ़ी परेशान हो जाते थे, क्योंकि वह जो होता आए दिन झगड़े तकरार की वजह सुनते थे रंजीत के बारे में। इसी परेशानी को दूर करने के लिए रंजीत से जो होता है उसको शिक्षा की और लेने की व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन रंजीत अपने पिता की बात नहीं सुनता है। तभी लगभग आज से 3 साल पहले जो होता है 3 साल पहले जो होती है वह गायत्री जो होती है एक दुकान पे जो होती है मौके पर मोबाइल दिखाने के लिए जाती है और जाती है तो वहीं पर रंजीत बैठा होता है। रंजीत जैसे ही गायत्री को देखता है तो देखते ही उसकी खूबसूरती का एक ही नज़र में दीवाना हो जाता है, क्योंकि रंजीत को पता होता है कि यह जो है राम बाबू की ही बेटी है। और उसी समय रंजीत जो होता है गायत्री से बात करने की काफ़ी कोशिश करता है। गायत्री का मोबाइल रंजीत अपने हाथ में ले लेता है और लेते ही उसका जो होता है मोबाइल देखना शुरू कर देता है। कहने लगता है जितना मोबाइल आपका खूबसूरत है उससे ज़्यादा खूबसूरत आप हैं। और गायत्री उसी समय शर्मा भी जाती है। शर्माने की वजह से वह कुछ समझ जाती है, लेकिन जो होता है अब उसी समय रंजीत गायत्री से बात करने लगता है, मीठी मीठी बात करता है, मीठी मीठी बातों में उसे उलझा लेता है। और जो होता रंजीत उससे गायत्री से कह देता है क्या तुम हमारी बाइक पे बैठ सकते हो, क्योंकि हम भी अपने गांव जाने वाले हैं। गायत्री सुनती है, तुरंत ही रंजीत के साथ हामी भर लेती है और उसके बाइक पे बैठ जाती है। बैठने के बाद रास्ते पर चलने लगते हैं। रंजीत और गायत्री आपस में बातें करते हैं, मीठी मीठी बातों में उलझा लेता है। तभी वह जो होता रंजीत कह देता है एक बार आप अपना मोबाइल नंबर हमें दे दो। गायत्री बिना कुछ सोचे समझे अपना मोबाइल जो होता है उसी समय नंबर जो होता है वह रंजीत को पकड़ा देता है। रंजीत जैसे पाता था खुश हो जाता है। गायत्री को लगभग गांव से कुछ दूरी पर छोड़ देता है ताकि लोगों को शंका ना हो गायत्री और रंजीत के साथ दोनों बैठ रहे थे। इसी बिना पर आए दिन अब जो होता है रंजीत गायत्री से बात करना शुरू कर देता है और जब भी मौका मिलता था तो तुरंत ही फ़ोन मिला देता गायत्री के पास। गायत्री जो होती है मौका निकाल कर रंजीत से बात करने लगती है। इसका सिलसिला आए दिन चलना लगता है। चलने के बाद इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग भी बढ़ना शुरू हो जाता है। प्रेम प्रसंग का सिलसिला इस तरह चलने लगा कि इन दोनों के बीच जो था एक तो रोग लग गया, जैसे बिना रोग के जो होता दूर करने के इनके अलावा जोड़ी के अलावा कुछ बचा ही नहीं था। दोनों का जो होता है घूमना टहलना एक साथ रहता था। तभी जो होता है उसी गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जो होता है रंजीत को ही साथ में अब जो होता है गायत्री को दोनों एक ही साथ एक ही बाइक पे देख लेता है। इस चीज़ की सूचना जाकर जो होता है वह गायत्री के भाई टैटू को दे देता है। टैटू जैसे खबर पाता है तुरंत ही वह भन्ना जाता। भन्नाने के बाद इस चीज़ की सूचना अपनी माँ राजश्री को देता है। राजश्री अपनी बेटी की बात पर विश्वास नहीं करती, लेकिन कुछ दिन तक चलता रहा। इधर इनका प्यार का जो परवान होता है चलना शुरू हो जाता है। चलने लगता है, आए दिन घूमना फिरना इन दोनों के बीच प्रेम संबंध के साथ सिलसिला भी शुरू हो जाता है। संबंध बनने लगता है और चलने भी लगता है। इसी बीच जो होता है इस चीज़ की जो खबर होती है पूरे गांव में एक आग की तरह फैल जाती है। आग की तरह फैलने की वजह से इस चीज़ की खबर जो होता है राम बाबू के कानों में पहुंच जाता है। राम बाबू जैसे सुनते भन्ना जाते हैं। भन्नाने की वजह से अपनी बेटी के ऊपर काफ़ी पहरा देना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि आज के बाद हमारी बेटी गायत्री कहीं नहीं जाए। टैटू भी अपनी बहन के ऊपर निगाह रखना शुरू कर देता है। काफ़ी पहरा होने के बावजूद जो होता है गायत्री जाकर रंजीत से फ़ोन करती है। वह कहती है इसका सोल्यूशन कोई निकालो। रंजीत जो होता है अपने पास एक उपाय रखता है। वह बताने लगता है हम तुम्हें जो केमिस्ट कुछ नींद की गोलियां दे रहे हैं, इसको तुम रात में जो होता है अपने घर वालों को खाने में खिला देना। गायत्री जैसे सुनती है तुरंत ही तैयार हो जाती है। अब गायत्री जो होती है घर का पूरा खाना बनाने की जिम्मेदारी उठा लेती है
और शाम को खाना बनाने के लिए भी तैयारी करना शुरू कर देती है। और जब भी खाना बनाए उसी खाने में जो था पूरी तरह से नींद की गोली मिला देती है। घर वाले पूरी बेधड़क सो जाते हैं और मौका निकाल कर जो होता है अपने ही घर में रंजीत को बुला लेती है, अपने घर में संबंध बनाती है। और संबंध का जो सिलसिला होता है नींद की गोलियों की तरह हर दिन चलता रहता है। तभी एक दिन जो होता है उसकी माँ राजश्री की नींद खुल जाती है, क्योंकि सुबह सुबह सब चकराने लगता है। और चकराने की वजह से जो होता है जैसे नींद खुलता है तो देखती है कि दरवाज़ा खुला हुआ, उसी दरवाजे में रंजीत और गायत्री पड़े हुए हैं। रंजीत फरार हो जाता है। अपनी बेटी को जो होता है राजश्री काफ़ी धमकाती है, और जैसे टैटू आता है टैटू भी अपनी बहन की पिटाई भी कर देता है। पिटाई करने के बाद अपने पिता जो होते हैं राम बाबू को समझाता बुझाता। राम बाबू तुरंत ही फैसला लेते हैं कि अगर हम इसकी शादी नहीं करवाएंगे किसी दिन यह गलत कदम उठा ले, जिसकी वजह से हमारी नाक पूरी एरिया में कट जाएगी। और उसी समय राम बाबू जो लड़के की तलाशी करना शुरू कर देती हैं। लेकिन गायत्री जो अपने पिता से कहने लगती है कि पिताजी हम शादी करेंगे तो रंजीत से ही करेंगे, इसके लिए चाहे जो हो जाए। गायत्री होती काफ़ी बार हट लगाकर बैठ जाती है। और इसी वजह से भी वह जो थे राम बाबू इधर टसमस भी नहीं होते। राम बाबू लड़के की तलाशी करना शुरू कर देते हैं। तभी एक बिचौलिए के द्वारा यह पता चल जाता है कि सोने लाल का एक बेटा है संजीव, जो काफ़ी अच्छे से अपने इलाके में रहता है, साथ में उसका व्यवहार भी अच्छा है। आज से लगभग 1.5 साल पहले जो होता है संजीव के साथ जाकर गायत्री की शादी कर दी जाती है। गायत्री देखने में काफ़ी खूबसूरत भी थी, अच्छी कर्मीदार की भी थी। गायत्री अपने ससुराल में पहुँची, उसके ससुराल वाले, उसके माता पिता, उसके जो होते हैं देवर और सोते सब देवरान सब काफ़ी खुश हो जाते हैं। यह देखकर घर में काफ़ी खुशियों का माहौल बन जाता है। जो भी कोई देखने गायत्री को आता है तो काफ़ी खुश है, क्योंकि गायत्री देखने में काफ़ी खूबसूरत भी। देखते देखते ऐसा वक्त बीतने लगा, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने का वक्त बीता था। गायत्री अपने जो था पति से हटकिटार करने लगती है, जिसकी वजह से उसका पति जो था काफ़ी दुखी सा महसूस करने लगता है। और तभी जो होती है गायत्री अपने ही पुराने आशिक जो था रंजीत से फ़ोन पे बात करना शुरू कर देती है और उससे मौका निकालने लगती है। वह कहने लगती है कि हमें तुम्हारे से अच्छा पति हमें तो अच्छा नहीं लग रहा है। रंजीत उसकी बात को समझ जाता है और समझने के बाद जो होता है गायत्री से मिलने के लिए आ जाता है। गायत्री के जो होते हैं ससुराल वाले पूछने लग जाते हैं कौन है, तो गायत्री कह देती है कि हमारा दूध का रिश्तेदार है। उसके घर में उसको ठहरा दिया जाता है, लेकिन मौका निकाल कर उसके ही कमरे में जो होता है रंजीत चला जाता है, वहीं पर संबंध बना लेता है। धीरे धीरे वक्त चलने लगता है। इसी बीच घर परिवार वालों को शंका होने लगा, आखिर में रिश्तेदार रोज़ आता क्यों है। और जैसे ही गायत्री को लगने लगा एक दिन हम पकड़े जाएंगे, इसी वजह से वह रंजीत से इस बात का जिक्र करती है। रंजीत कहता वही पुराना फार्मूला, नींद वाली गोली अपनाओ। गायत्री तुरंत ही समझ जाती है, फिर वही नींद की गोली जो होता है मेडिकल से ले लेती है और लाकर खाना बनाते वक्त उसी खाने में मिला देती है। पूरी घर परिवार वाले आराम से नींद की सरगर्मी में सो जाते हैं। और रात में जो होता है आराम से जो होता है रंजीत आता, अपने उनके ही ससुराल में संबंध बनाया जाता है और संबंध का सिलसिला यूँ चलने लगता है। तभी जो होता है उसका जो पति होता है संजीव को जो होता है अपने दिमाग पे काफ़ी कमज़ोरी की वजह से शक होने लगा कि हमारे दिमाग में आखिर कमज़ोरी क्यों आ रही है। अपनी पत्नी से पूछने लगता कि यह क्यों हो रहा है। तभी गायत्री समझ जाती एक ना एक दिन राज खुल जाएगा। और इसी चीज़ से छुटकारा पाने के लिए रंजीत से वह फ़ोन करके बात बोल देती। वह कहती अगर हम पकड़े गए तो हमारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। रंजीत भी कह देता है इसका रास्ता क्या है। वह कहने लग जाती है कि इसका रास्ता एक है कि अगर हमारे पति संजीव को अपने रास्ते से हटा दोगे ना तो हमारी शादी दोबारा तुम्हारे साथ तो हो ही जाएगी। इसकी शादी हम तुम्हारे साथ, अगर तुम हमारे पति को इस दुनिया से हटा दोगे तो हम तुम्हारे साथ अपनी शादी आराम से कर लेंगे और ज़िंदगी तुम्हारे साथ आराम से बिताएंगे, क्योंकि हमारे साथ कोई दोबारा शादी करेगा ही नहीं। रंजीत जैसे ही सुनता है बात तुरंत तैयार हो जाता है और रंजीत उसको एक आइडिया देता हुआ कहने लगता है कि लगभग 1.5 साल हो गए तुम्हारी शादी को, अभी तक तुम्हारी कोई बच्चा नहीं हुआ और इसीलिए तुम एक बहाना मार कर एटा के ही बड़े डॉक्टर के यहाँ दिखाने की बात करो। और हम जो होता है अपने दोस्त जो होता है रिजर्व का ही रहने वाला पप्पू सिंह के पास जाते हैं और उससे बात करते हैं। वह भी तैयार हो जाएगा तो सही है। इसी बात को जो होता है रंजीत लेकर वह उसी समय रिजर्व के ही पप्पू के पास पहुँच जाता है। पप्पू तुरंत बात सुन के तैयार हो जाता है, क्योंकि जो होता है रंजीत पप्पू को काफ़ी सारे पैसे देने का वादा भी करता है और मोबाइल गिफ्ट देने का। तो होता है 13 मई 2018 का दिन होता है। लगभग वही सुबह का टाइम होता है। तो सुबह के टाइम पे जो होती है वह उसी समय गायत्री अपने पति संजीव के साथ एक मोटरसाइकिल बैठ कर निकल पड़ती है। और इस चीज़ की सूचना जो होता है गायत्री तुरंत ही अब जो होता है फ़ोन के द्वारा रंजीत को दे देती है। रंजीत जैसे ही खबर पाता तुरंत ही रिजर्व से निकलकर एटा की तरफ बढ़ जाता है। अपने दोस्त पप्पू के साथ बाइक पे जाने लगते हैं। शाम का टाइम हो जाता है। शाम के टाइम में जैसे सुनसान जगह देखते हैं तो वहीं पर अब जो होती है गायत्री एक बोतल निकालती है। उसी बोतल में काफ़ी सारा नींद की गोली मिला देती है। नींद की गोली मिलाने के बाद अपने पति से पानी के लिए बोलती तो वह उसका जो पति होता संजीव उस बोतल को पी लेता। पीने के बाद उसको नींद आने लगती है तो बाइक रोक कर वहीं पर होटल के पास खड़ा हो जाता है।
उसको नींद आ जाती है। तुरंत उसके जो दोस्त होता है पप्पू और साथ में वह उसी समय रंजीत भी पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद देखते हैं कि नशे में काफ़ी बेसुध हो चुका है। उसी समय जो होता है रंजीत एक ऑटो मंगाता है। ऑटो मंगाने के बाद उसी ऑटो में जो होता है ले जाकर संजीव को वहीं पर बैठा देते हैं ताकि लोगों को ना लगे कि संजीव जो होता है नींद में सो गया है। और उसी समय जो होता है तीनों साथ में यहाँ बैठकर ऑटो के तहत निकल पड़ते हैं। और तभी जो होता है कुरेला गांव के दौलतपुर जैसे उनका ऑटो पहुंचता है तो ऑटो वालों को बोलकर पैसे देकर वह लौटा देते हैं। और उसी समय खींचते खींचते जो होता है रिजॉर्व के ही उसी जो होता है जैन फार्म हाउस के पास ले जाते हैं तो वहीं पर जो होती है गायत्री तुरंत ही खड़ी होती है। गायत्री अपनी जेब से हथियार निकालती, उसी हथियार से जो होता है संजीव का गला अलग कर देती है। इसके बाद जब जानते हैं सारा काम हो गया तो सारा काम होने के बाद जो होता है उसके बॉडी को वही फार्म हाउस में डंप करने के बाद अपने अपने घर चले आते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जैसा सच्चाई जो होता है गायत्री और साथ में रंजीत रखते हैं तो इसी में आप पुलिस की जो दूसरी टीम होती है वह जाकर पप्पू सिंह को अपनी कस्टडी में ले लेती है। लेने के बाद इन तीनों को ले जाकर कोर्ट में एक गंभीर धर्मकदमा दर्ज करके ले जाकर जेल में डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।